तो आर्टिकल 103 में इसी बात का प्रावधान आपको देखने को मिलता है कि संसद के सदस्य को मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य संसद को शक्ति है कि विधेयक पास करवाया जाए। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम रेल में। मैं हूं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं पॉलिटी की अगली क्लास को, जो कि होने वाली है पॉलिटी की 34वें नंबर की क्लास। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछली कई वीडियोस के अंदर हम किन बातों के लेकर चर्चा कर रहे हैं या किन बातों को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बातें हैं हमारी किससे संबंधित, संघ से संबंधित। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिनमें से 5वां भाग अभी हम पढ़ रहे हैं जो संघ से रिलेटेड है, संघ से संबंधित है। और इस संघ के आर्टिकल या अनुच्छेद आप पढ़ते हैं कहाँ से, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। तो मतलब आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक जो भी बातचीत की जाएगी वो सभी संघ से संबंधित होगी, हमारे केंद्र से संबंधित होगी। चाहे वह राष्ट्रपति से हो, चाहे वह प्रधानमंत्री से हो, चाहे वह संसद से हो, या फिर वो हमारे ही भारतीय संविधान के अंदर संघ के न्यायपालिका से हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट से हो। तो इन सभी बातों का जिक्र भाग 5 में है। पिछली वीडियोस के अंदर जो भी लोग या जो भी स्टूडेंट्स पुरानी वीडियोस को देख रहे हैं या इससे पहले वाली वीडियोस को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं उन लोगों को समझ में सारी बातें आ गई होंगी। और जो लोग अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद ये करूंगा कि ये वीडियो भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी और इसके बाद आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। पॉलिटी का एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा लेवल यहाँ से लेकर चल रहे हैं जो आपके परीक्षाओं में, आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम कवर भी करेंगे और कवर भी करते चल रहे हैं। इन फ्यूचर हम MCQs लेकर आएंगे पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि आपको हेल्प करेगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन बने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए मेरे भाई, अब यहाँ पर मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम संसद पढ़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। और पार्लियामेंट पढ़ते पढ़ते हमने कल की ही वीडियो में, या कहें कि इससे पहली वाली वीडियो में, हमने कितने आर्टिकल्स तक पढ़ लिए हैं, कितने अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, हमने अनुच्छेद 100 तक की कहानी को वहाँ पर पूरा कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 के साथ हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 102, उसके साथ हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 103 और देन हम पढ़ेंगे दोस्तों संसद की कुछ शक्तियों के बारे में, कुछ पावर्स के बारे में। तो आर्टिकल 101 में क्या बताया है मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 101 में बताया है कि संसद की सीट का रिक्त होना, संसद की सीट का रिक्त होना या खाली होना, ये बात हमें पता चलती है आर्टिकल 101 में। बहुत सिंपल सी बात है कि संसद की कोई सीट रिक्त भी हो सकती है। इस बात का प्रावधान आर्टिकल या अनुच्छेद 101 में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला ही अनुच्छेद आप पढ़ेंगे दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 102। और अनुच्छेद नंबर 102 में आपको पता चलेगा कि हमारी संसद के सदस्यों का, या यूं कहें कि संसद के जितने भी मेंबर हैं या जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी अयोग्यताओं के बारे में यहाँ पर पता चलता है। मतलब संसद के सदस्यों की अयोग्यता, इस बात का जिक्र या इस बात का पता चलता है हमें आर्टिकल नंबर 102 में। अब आप चाहें इसको अयोग्यता कहें या फिर आप इसको कहें अहर्ता, मतलब कोई भी सदस्य जो संसद के अंदर है वह किन किन रूपों से अयोग्य घोषित हो सकता है संसद में पहुंचने के बाद या संसद का सदस्य बनने के बाद। वो सभी बातें या वो सभी प्रावधान आपके किए गए हैं आर्टिकल नंबर 102 में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे
मैंने आपको एक बार ये भी पढ़ा है कि संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। संसद के सदस्यों के लिए किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, या फिर कह सकते हैं कि उसने, अगर संसद में हम बात करेंगे लोकसभा की तो उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और हम बात करेंगे राज्यसभा की तो उसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अयोग्यता कब घोषित की जाएगी? जब कोई भी सदस्य सीट को या सदस्यता को ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करने के बाद वो कोई ऐसा कार्य कर देगा जो उसको नहीं करना चाहिए था या उसकी योग्यताओं में जिसको निर्धारित नहीं किया गया था। तो ऐसे कौन कौन से सदस्य या कौन कौन सी अयोग्यता हो सकती हैं वो ध्यान से समझें। मेरे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि संसद के 2 सदस्य होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं। कौन से? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए ही समान प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, और वो क्या है कि यदि कोई सदस्य पागल या दिवालिया हो जाता है, मतलब कोई सदस्य क्या बन जाता है? दिवालिया या बैंकरप्ट हो जाता है, पागल या दिवालिया हो जाता है, तो वह सदस्य क्या हो जाएगा? सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। पागल या दिवालिया हो जाता है। मतलब कहने का यह है, दिवालिया का मतलब क्या होता है? बैंक करप्ट। इंग्लिश में बैंक करप्ट इसको बोलते हैं। और दिवालिया का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी उस सदस्य ने जिसकी हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, उसने अपनी संपत्ति से अधिक क्या ले लिया हो? ऋण ले लिया हो किसी बैंक से, और बैंक के साथ उसके अच्छे संबंध रहे हों, पुराने अच्छे संबंध रहे हों, जिसकी वजह से बैंक ने उसको ऋण तो दे दिया उसकी संपत्ति से अधिक, लेकिन अब वो व्यक्ति या अब वह सदस्य उस ऋण को नहीं चुका रहा है, ऋण वापस नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में वह बैंक उस व्यक्ति को क्या कर देती है? दिवालिया घोषित कर देती है उसकी संपत्ति को जब्त करने के बाद। मतलब कहने का यह है कि संपत्ति को भी बैंक ने जब्त कर लिया, और जब्त करने के बाद भी उस लोन का पैसा या उस ऋण का पैसा बैंक पूरा नहीं कर पाया है, तो वह उस व्यक्ति को क्या कर देगी? दिवालिया घोषित करवा देगी अपने कुछ अधिकारों के माध्यम से। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है कि यदि कोई सदस्य पागल या दिवालिया हो जाता है तो वह अब अयोग्य घोषित हो जाएगा। किसके लिए? सदस्यता के लिए। और आप जानते हैं हमारे ही भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया घोषित हो जाता है तो संसद उस व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है, और अगर व्यक्ति की नागरिकता छीन जाएगी तो वह व्यक्ति अब भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने सदस्य की योग्यता क्या होगी इसमें पढ़ा था कि वह भारत का नागरिक हो, और अयोग्यता में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर वह दिवालिया या पागल घोषित हो गया तो अब वह सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि दिवालिया हो गया, पागल हो गया तो उसकी नागरिकता छिन जाएगी। बात समझ में आई? दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, मैंने उस समय बताया था कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनेगा तो उसे अपने लाभ के पद को छोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप समझें कि सदस्य बनने के बाद या संसद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद ग्रहण कर ले, लाभ का पद ग्रहण कर ले, तब भी क्या हो जाएगा? वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला ही प्रावधान दोस्तों क्या गया है? आप सभी जानते हैं कि संसद की क्या होती हैं? बैठकें होती हैं, संसद के सम्मेलन होते हैं, मतलब अधिवेशन होते हैं। तो अगर कोई भी सदस्य या संसद में कोई भी सदस्य लगातार 60 बैठकों में भाग नहीं लेता है, मैंने कहा यदि कोई भी सदस्य संसद की लगातार 60 बैठकों में भाग नहीं लेता है तो वह सदस्य भी क्या हो जाएगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम क्या कहेंगे कि लगातार बैठक में लगातार 60 दिन की अनुपस्थिति से भी 60 दिन की अनुपस्थिति से भी कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा?
अयोग्य घोषित हो जाएगा या कोई सदस्य क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसी में आपको ध्यान रखना है, यदि कोई व्यक्ति पिछले 2 वर्ष से या लगातार 2 वर्ष तक कारावास में जा चुका हो, यानी कि 2 वर्ष की उस व्यक्ति को या उस सदस्य को हो जाए जेल किसी भी मामले में, तब वह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। मतलब कहने का यह है 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक कारावास होने पर, 2 वर्ष तक का कारावास होने पर अयोग्य घोषित हो जाएगा कोई भी सदस्य। अब चाहे वह राज्यसभा का हो या वह लोकसभा का हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कहने का यह है कि भारत में संसद के दोनों ही सदनों में सदस्यों की अयोग्यता किन किन तरीकों से छीनी जा सकती है या अयोग्य किस किस तरीकों से घोषित किया जा सकता है, ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल नंबर 102 में। ये इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 102 में। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 103 या 103। दोस्तों आर्टिकल 103 में या अनुच्छेद 103 में आपसे बताया जाएगा या बताया गया है कि संसद के किसी भी सदस्य को, संसद के सदस्य को आप सभी जानते हैं हमारे भारत में है एक निर्वाचन आयोग, और इस निर्वाचन आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे भाग 15 में। और भाग 15 में आर्टिकल 324 में यह बात बताई जाएगी कि निर्वाचन आयोग का एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यदि वह इस बात की सलाह देता है भारत के राष्ट्रपति को कि अब संसद का यह सदस्य अयोग्य हो चुका है, अब ये सदस्य संसद की सदस्यता के काबिल नहीं रहा है, तो उस सदस्य की सदस्यता को भी क्या कर लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा या छीन लिया जाएगा। तो आर्टिकल 103 में इसी बात का प्रावधान आपको देखने को मिलता है कि संसद के सदस्य को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर निष्कासित किया जा सकेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए मेरे भाई, यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आई है तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट निकालें, उसके बाद हम आगे की कहानी को लेकर चलते हैं। हो गया, मैं इसको कर देता हूँ साफ या रफ। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 103 के बाद। ये आर्टिकल 103 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। और 103 के बाद हम पढ़ेंगे संसद या हमारी पार्लियामेंट के पास कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ पावर्स हैं, और संसद के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी पावर्स हैं, इन सभी बातों का जिक्र आपको देखने को अब मिलने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी संसद के पास, हमारी पार्लियामेंट के पास 2 प्रकार की शक्तियां महत्वपूर्ण होती हैं। यह 2 प्रकार की शक्तियां क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं या प्रमुख होती हैं। तो वह 2 प्रकार की शक्तियां, यह आप हेडिंग बनाएंगे संसद की शक्तियां। और जब आप हेडिंग बनाएंगे संसद की शक्तियां, तो यहाँ पर आपको समझना है कि 2 प्रकार की प्रमुख शक्तियां हैं। एक शक्तियां जिसको हम कहेंगे विधायी शक्ति। क्या कहेंगे, विधायी शक्ति। मतलब संसद के पास एक लेजिस्लेटिव पावर है, और दूसरी शक्ति है किसी भी बिल को पास कराने की, ये किसी भी बिल को एक्ट अर्थात विधेयक को कानून बनाने की, विधेयक को कानून बनाने की। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखें इस बात का कि कोई भी विधेयक केवल और केवल पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद पास करवाया जाएगा कहाँ पर, हमारी संसद में। लेकिन उसको कानून कौन बनाते हैं, भारत के राष्ट्रपति।
और जब भारत के राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो वह एक्ट बन जाता है, यानी कि विल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी ध्यान से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल आप ये याद रखें कि संसद के पास दो प्रकार की प्रमुख शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? विधायी शक्तियाँ और विल को कानून बनाने की या बनवाने की शक्ति। आप इसको कह सकते हैं बनवाने की शक्ति, तो ज़्यादा उचित लगेगा, बनवाने की शक्ति। बात समझ में आई? मतलब किसी भी विल को या किसी भी विधेयक को किस प्रकार से कानून बनाया जाएगा या कैसे कानून बनाया जा सकता है, इस बात की पावर भी किसके पास है? हमारी संसद के पास है। अब दोस्तों, ये विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं या लेजिस्लेटिव पावर क्या होती हैं, इस बारे में हम बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपसे कि जो विधेयक वाली शक्तियां हैं, विल वाली पावर्स हैं, इन विधेयक की शक्तियों को हम एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ेंगे या अलग से इसके लिए एक पूरा का पूरा सेशन रहेगा। और वो पूरे के सेशन में या पूरे सेशन में हम क्या जानेंगे दोस्तों? यहाँ पर छोटी सी बात ये जान लीजिए कि हमारे पास 3 से 4 प्रकार के विल होते हैं, विधेयक होते हैं। और वो 3 से 4 प्रकार के विधेयक कौन कौन से? एक विधेयक आपका होता है ऐसा विधेयक जिसको हम साधारण या जनरल विधेयक कहते हैं, साधारण विधेयक। तो ध्यान रखेंगे साधारण विधेयक को कैसे पास किया जाएगा या किस तरीके से पास कर सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इंस्टेंट रूप से उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए या अन्य किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, एक होता है हमारे पास धन विधेयक, यानी कि एक ऐसा विधेयक जो संबंधित होगा किससे? मनी से, पैसे से। एक होता है हमारे पास वित्त विधेयक, और ये जो वित्त विधेयक है ये भी मनी से संबंधित है, पैसे से संबंधित है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे धन और वित्त विधेयक में थोड़ा सा अंतर होता है, माइनॉर डिफरेंस होता है। और इसी के साथ एक हम पढ़ेंगे अलग से जिसको हम कहते हैं संशोधन विधेयक। क्या कहते हैं? संशोधन विधेयक। और इस संशोधन विधेयक को दोस्तों हम बिल्कुल ही अलग पढ़ेंगे पार्ट 20 में या भाग 20 में। जब हम भारतीय संविधान के भाग 20 का जिक्र करेंगे या भाग 20 को पढ़ेंगे, और इस भाग 20 में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368, तब हम संशोधन विधेयक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ लेंगे, एक एक बात को बहुत अच्छे से जान लेंगे कि आखिर ये संशोधन विधेयक होते कैसे हैं और अभी तक भारतीय संविधान में कौन कौन से संशोधन कब किए गए हैं, और किसी भी संशोधन को करने के लिए सदन के किस सदन में या संसद के किस सदन में विल पेश किया जाएगा, प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो चलिए अभी केवल हम विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, संसद की कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इन शक्तियों को हम अलग से ही वीडियो तैयार करेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, और इन तीनों ही विधेयकों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो तैयार किया जाएगा। तो डोंट वरी एट ऑल, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस अभी आपको इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक रूप से या बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो को पढ़ना है। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं जो लोग वो सब्सक्राइब करें, और बाकी आप लोगों को इस वीडियो के बारे में कोई राय, कोई मशवरा, कोई सुझाव अगर देना हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों विधायी शक्तियों के बारे में या हम लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। इसमें हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, और वो पॉइंट्स क्या क्या हैं दोस्तों? सबसे ही पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी विधायी शक्ति या संसद की विधायी शक्ति क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, संघ का सर्वोच्च विधायी निकाय, संघ का सर्वोच्च विधायी निकाय ही क्या है? संसद है।
संघ का सर्वोच्च विधायी निकाय ही क्या है दोस्तों? संसद है। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, वो क्या है? संघ का विधायी निकाय है या सर्वोच्च विधायी निकाय है। एक ऐसी बॉडी है जो सबसे ऊपर है हमारे संघ में, हमारे किसमें दोस्तों? हमारे ही यूनियन में। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों आप अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, हमारी संसद को पावर है, हमारी संसद को पावर है किसी भी विधेयक को पास करवाने की। संसद को विधायी शक्ति ये भी है कि वह संसद को क्या करा सकती है? संसद को शक्ति है कि विधेयक पास करवाया जाए, विधेयक पास करवाया जाए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कि संसद को इस बात की शक्ति तो मिली हुई है कि वह विधेयक पास करवा सकता है। यहां पर लिखा है विधेयक और यहां विधेयक के बाद लिखा है पास करवाया जाए। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं, विधेयक पास करवाया जाए। उम्मीद है अब स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक, तो विधेयक पास करवाया जाए, ये संसद को क्या है? एक शक्ति है, एक पावर है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे कि संसद कोई भी विधेयक तो पास करवा सकती है, लेकिन हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया, विधेयक अलग अलग प्रकार के होते हैं, साधारण, धन और वित्त। तो इन विधेयकों में जो धन विधेयक होगा, जो मनी बिल होगा, उसको केवल और केवल, ध्यान रखें, उसको केवल और केवल हमारी लोकसभा में पेश किया जाएगा, यानी कि संसद के निम्न सदन में पेश किया जाएगा। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। और दोस्तों दूसरी बात ध्यान रखें कि धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक होंगे, चाहे वह साधारण हो या वित्त विधेयक हो, उसको हम संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ध्यान रखेंगे कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय, इस बात का डिसीजन ही कौन लेता है? हमारे संसद में बैठा या लोकसभा में, संसद की निम्न सदन लोकसभा में बैठा अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही इस बात का डिसीजन लेता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संशोधन या संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव, संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति या संशोधन करने का जो प्रावधान है वो भी किसके पास है? संसद के पास है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति, ये सभी वो पावर्स हैं, ये सभी वो शक्तियां हैं जो हमारी संसद को प्रदत्त हैं या संसद के पास मौजूद हैं। इनके लिए आपको विशेष रूप से इन प्रावधानों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे अगला ही प्रावधान क्या हो सकता है कि हमारी संसद में, आप सभी जानते हैं हमारे संघ में एक कैग होता है, एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो कैग की रिपोर्ट या कैग की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का मनी या धन से संबंधित अगर निर्णय लिया जाएगा तो वो किसके द्वारा लिया जाएगा? संसद के द्वारा लिया जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कैग की रिपोर्ट को इंस्पेक्शन करने का या निरीक्षण करने का काम ही किसका होगा? संसद को होगा। निरीक्षण करने का कार्य या निरीक्षण करने की शक्ति, आप इसको शक्ति कहें या कार्य कहें, ज़्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि कैग की रिपोर्ट को निरीक्षण करने का कार्य किसका होगा? संसद को होगा। या फिर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि कैग की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का या किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने का जो शक्ति होगी, जो पावर होगी, वो किसके पास होगी? हमारी संसद के पास होगी। 2 बार छींक आने से बच गई, पता नहीं कौन इतनी शिद्दत से याद कर रहा है।
ओए ज़्यादा इधर उधर न सोचो। मतलब कैग की रिपोर्ट को निरीक्षण करने का कार्य ही किसका है? संसद का है। ये बात समझ में आई? चलिए मेरे भाई आगे हम समझते हैं, ये अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो अगले पॉइंट में क्या बताया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट में आपको पता चलेगा कि हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कौन नियुक्त करते हैं, कौन निर्वाचित करते हैं? तो वो हमारे संसद के ही सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नियुक्त करते हैं। फिर मैंने नियुक्त कहा, निर्वाचित करते हैं। देखो ध्यान दो कि निर्वाचन करने में या निर्वाचित करने में और नियुक्त करने में अंतर होता है। मतलब चुनकर भेजेंगे, मतलब इलेक्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? निर्वाचन करना। और किसी एक को उठाकर बना दिया कि भाई तुम हो आज से हमारे भारत के राष्ट्रपति, तो उसको हम कहेंगे नियुक्त करना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन निर्वाचन और नियुक्ति में। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों आगे देखेंगे। आगे मेरे बच्चों समझेंगे बहुत प्यार से कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो संसद के सदस्य हैं वह क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं इस पॉइंट के बारे में, कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं इस पॉइंट के बारे में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हैं 14 दिन की पूर्व सूचना के अनुसार। और ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग केवल और केवल राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही करेंगे, यानी कि राज्यसभा के सांसद ही करेंगे। जबकि राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग राज्यसभा व लोकसभा दोनों ही सदन के सदस्य कर सकते हैं। सॉरी, आगे समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे पास 3 प्रकार के क्या हैं? 3 प्रकार की सूचियां हैं, 3 प्रकार की लिस्ट हैं जो अलग अलग कुछ विषयों पर क्या बना सकती हैं? कानून बना सकती हैं। तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हमारे पास वो 3 सूचियां कौन सी हैं? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। मतलब कहने का यह है कि हमारे पास कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केवल और केवल संघ कानून बना सकता है, यूनियन कानून बना सकता है। कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। बहुत ही डिटेल में हम इन बातों में या इन बातों में चर्चा कर चुके हैं। एक हमारी समवर्ती सूची है जिस पर दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। और उसमें कितने विषय हैं? तो ध्यान रखेंगे उसमें 52 विषय हैं। और एक हमारी राज्य सूची है जिस पर केवल और केवल राज्य कानून बना सकता है, जिसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कि राज्य सूची में यह कुछ परिस्थितियां, कुछ कंडीशंस कई बार ऐसी बन जाती हैं जैसे आपातकाल का लग जाना या राज्य की जो राजतंत्र है उसका विफल हो जाना। तो कुछ परिस्थितियों में अगर राज्य सूची पर विषय बनाया या राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाया जाएगा तो उस कानून को बनाने की शक्ति भी किसके पास है? हमारी संसद के पास है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कुछ परिस्थितियों में या कुछ स्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट को है, संसद को है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? हमारे संसद की विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। यह वह सभी शक्तियां हैं जिनका डिसीजन या जिनका प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? संसदों के द्वारा किया जा सकता है, संसद के सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर एक भी बात आपको समझ में आई है तो मुझे आप लोग बताएं, क्या ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है या नहीं है? यस और नो में जवाब दें कमेंट बॉक्स में।
और साथ ही अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ आप लिख नहीं पा सकते कुछ, लेकिन अगर आप हमारे फेसबुक पेज को क्या कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, तो वहाँ से भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, उपलब्ध हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं अभी आप लोगों को लिंक चलो मैं दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चाहें तो हमें फॉलो कर लीजिए और आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो मैंने ईमेल आईडी का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो आप हमें, मतलब मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के डाउट को लेकर। चलिए मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी अगली क्लास को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। या यूं कहें कि हम विल या विधेयकों के बारे में जितनी भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे या जितनी भी जानकारी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, उन सभी को हम अगली वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बटना ना भूलें। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मैं हूं अरुण कुमार, आप देखते हैं एग्जाम रेल, और मिलते रहेंगे हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय।